हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे ड्रीम जॉब चैनल में। 50 क्वेश्चन के जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए थे उसमें काफ़ी देर हो चुका है। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। चलिए देखते हैं आज के 50 क्वेश्चन। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी वैट को भारत में कब लागू किया गया? वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है। चलिए देख, पहला ऑप्शन है 2004, 2005, 2007 या 2009। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी 2005। चलिए 2005। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बता दूं, 1 अप्रैल 2005 से स्टार्ट किया गया था। इसे लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो हरियाणा था और अंतिम राज्य यूपी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो मनरेगा पता होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चलता है मनरेगा। तो ऑप्शन है 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो चलो पहले इसका आंसर कर लेते हैं। 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। चलिए इसके रिलेटेड फैक्ट में देखेंगे तो मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था वो 2006 में हुआ था मनरेगा का शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? आंसर कीजिए। आपके ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, विलियम गॉड या जेम्स पीटर। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखिएगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया ये बोला जा रहा है। तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो गॉड ने दिया था यानी विलियम गॉड। लेकिन इसका जो दुनिया भर में जनक कहा जाता है हरित क्रांति को, उस बोरलॉग को कहा जाता है। ये जनक हैं, ठीक। शब्द दिया था गॉड ने। चलिए नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या ए और बी दोनों। चलिए तो ये अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये वन, मत्स्य और कृषि ये सब जो आते हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र हो गया, उद्योग हो गया। तृतीय क्षेत्र में जैसे सेवा क्षेत्र आता है, बैंक, हॉस्पिटल, व्यापार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी सीडीबी। सीडीबी का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। तो अधिकतर तो बैंकों का मुख्यालय मुंबई होता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ये सीडीबी का पूछा जा रहा है तो सीडीबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सीडीबी से रिलेटेड फैक्ट अब बता दें, सीडीबी का जो स्थापना हुआ था वो 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, कर्नाटक या गोवा? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है आपके गोवा में, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। गोवा में एक और है जो फेमस है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। उसमें कन्फ्यूज़न होता है महावीर और बौद्ध में। तो अगर बुद्धा का पूछा जाए तो वो बिहार में है और महावीर का पूछा जाए तो वो गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? अच्छा चलिए ठीक है, इकोसिस्टम का अजैविक घटक पूछा जा रहा है। जल है, वायु है या जीवाणु है? इनमें से आपका आंसर चुनना है। तो अजैविक घटक है, जल आता है, वायु आता है और मृदा आता है। जीवाणु जो है वो जैविक घटक में आता है, तो ये नहीं हो जाएगा। आपके आंसर हो जाएंगे 1 और 2 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां रेयर स्पेसीज के अंतर्गत आते हैं? दुर्लभ प्रजाति कौन से हैं? जैसे कस्तूरी मृग दिया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया है, शुतुरमुर्ग दिया है और हिम चीता दिया है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एक रेड डेटा बुक जो जारी होता है उसमें संकट प्राय को किया जाता है और इसमें दुर्लभ जाति के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा दुर्लभ जाति कौन हो जाएगा? हिम चीता और शुतुरमुर्ग। चलिए ऑप्शन है 3 और ऑप्शन 3 और 4 हिम चीता। तो ऑप्शन देख लेते हैं 3 और 4, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 5 नवंबर, 16 अगस्त या 16 सितंबर? तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हो डी। चलिए आंसर हो जाएगा डी। इस बार जो मनाया गया था 2020 में, उसका आप थीम याद रख सकते हैं,
उसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? 62, 1969, 72 और 76, कौन हो जाएगा आंसर? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था। आयोग का पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। और ये 1969 जो दिया है ये इसरो का स्थापना हुआ था, इसमें इसरो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है हेक्सोन, हेप्टुलोस, पेंटोस या जाइलोस। चलिए क्या आंसर हो जाएंगे? हेक्सोन, यानी ऑप्शन हमारा ए है। डीएनए में हेक्सोन होता है और ये पेंटोस जो होता है ये आरएनए में होता है, याद रखेंगे ये आरएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है यकृत में, जठर में, क्षुद्रांत में, बृहदांत में। तो ये जो गोल कृमि है ये क्षुद्रांत में पाया जाता है। पेट दर्द ये सब होने लगता है उससे, दस्त, अनिद्रा, घबराहट इत्यादि सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस का कारण क्या है? टिटनेस का कारण क्या है? इसमें बैक्टीरिया का नाम दिया है। चलिए, क्लोस्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोज या सोल्मोनेला। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, क्लोस्ट्रीडियम। इसका पूरा नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो सबसे तीव्रता से, तेजी से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन ए। और इसका साइंटिफिक नाम अगर याद रखना चाहे रख सकते हैं, कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। तो बिना बीज के जो फलों को विकसित किया जाता है उस विधि का नाम पूछा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरीवरण, संकरण क्रिया, शुद्ध वंशक्रम या टिश्यू कल्चर। आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन मुक्त होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित के टूटने से या वायुमंडल से? तो आप सिंपल सा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो जल जो आता है इसके जड़ से, उससे ऑक्सीजन मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। कौन सा वर्णक है जो पराबैंगनी से रक्षा करता है? पाइकोसाइनिन, कैरोटीनिन, पर्णहरित या पर्णपीत? चलिए इसका आंसर हो जाएगा पर्णपीत, यानी जैंथोफिल, डी आंसर हो जाएगा। जैंथोफिल जो होता है वो पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित जो पीला वर्णक होता है वो जैंथोफिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो कीटभक्षी जो ये पादप होते हैं, जैसे घटपर्णी बोलते हैं, डायोनिया बोलते हैं, ड्रोसेरा बोलते हैं, एंड्रोवेंडा इत्यादि जो होते हैं, वो किस मिट्टी में पाए जाते हैं? वहाँ कमी क्या चीज़ की होती है? तो पता होगा कि ये जो कीटभक्षी है वो नाइट्रोजन की कमी जहाँ होती है वहाँ होते हैं, और वो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो कीट की भक्षी करते हैं, कीटों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। फंगस द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? फैलेरिया, फीताकृमि, गोल कृमि, वलय कृमि, वलय कृमि यानी रिंगवर्म। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रिंगवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन है द्विघी क्वांटम संख्या, परचक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? ऑप्शन पढ़िए, अपघटन, संशोधन, ऑक्सीजन या अवकरण। आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी, यानी अवकरण या अपचयन, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का लाभ या फिर इसको हाइड्रोजन का योग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि तन्यता भी है, आघात वर्धनीयता भी है और
तन्य सामर्थ्य श्यानता। तो आपको ए और बी में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन तन्यता जो होता है वो पतली तार जब बनाते हैं तो वो तन्यता होता है। यहाँ शीट बनाना है तो शीट आघात वर्धनीयता इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ढलवा लोहा का पूछा जा रहा है। 0.5 से 1.5 तक, 0.1 से 0.25 तक, 3 से 5 या 6 से 8। तो ढलवा लोहा का याद रखेंगे, ढलवा लोहा का 3 से 5 होता है, ठीक। और पिटवा लोहा जो होता है उसका भी याद रखें, वो एग्जाम में आ जाते हैं। 0.04 से उसका 0.08 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते, 24 है। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि? तो गैस का जो ताप मापते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होता है किससे? जो द्रव को मापा जाता है उससे। तो आसान क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, ये उसका जो प्रसार गुणांक होता है वो प्रसार बहुत अधिक करता है, इसलिए संवेदनशील उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए, बर्फ अधिक मात्रा में बनता है, बर्फ का अधिक भाग बन जाता है, या जल वाष्प में बदल जाता है, या कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। तो 25 का जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं, ठीक। जब इस प्रणाली पर दाब डाला जाता है तो जल एवं बर्फ पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो रॉकेट में ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जा रहा है? ये सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, द्रव हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है रॉकेट ईंधन में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियर त्रिज्या जो होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो इकाई होता है वो सबसे उपयुक्त इकाई क्या होता है? वैसे तो इसके 2 इकाई होते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सबसे उपयुक्त इकाई कौन होता है। तो सबसे उपयुक्त इकाई जो होता है वो फर्मी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे इसका भी यूज़ किया जाता है, एंगस्ट्रॉम का भी यूज़ होता है, लेकिन ये परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर का पूछा जा रहा है तो वो फर्मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सा, इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं सारे अक्रिय गैस है, तो यौगिक कौन सा गैस बना सकता है ये हमें पहचानना है। ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या जीनोन। तो जीनोन जो होता है वो यौगिक बना सकता है। जीनोन जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जीनोन फेरस, F2, F3, F4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। मान लीजिए कोई 2 वस्तु है, एक ही है, तो इन दोनों में जो यहाँ से यहाँ अगर ट्रांसफ़र होते हैं वो ऊष्मा, तो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो किस पर निर्भर करता है? उसकी गुप्त ऊष्मा पर, उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऊष्मा की उनकी अपनी मात्रा पर, या उनके अपने तापमान पर। तो ये जो तापांतर होता है ना, वो तापांतर जो कम ताप जिधर है उधर वो ज़्यादा प्रभाव करेगा अधिक ताप के मुकाबले, तो ये उसके ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो वायु की जो क्षैतिज गति है उससे जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे क्या कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको क्या कहेंगे? तो उस को कहते हैं, अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अभिवहन का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, अपवर्तन या विवर्तन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें होती है। तो तालाब में जब पत्थर फेंका जाता है तो उसमें जो लहर उठती है
वो कौन सा होता है, अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्घ्य होता है या दोनों होता है या लहरें नहीं होती। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। अनुप्रस्थ भी होता है उसका और ये क्या कहते हैं अनुदैर्घ्य भी होता है। तो आंसर हो जाएगा A+B, सी हो जाएगा आंसर। 33 किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। बल के अनुक्रमानुपाती, बल के व्युत्क्रमानुपाती, बल के प्रभाव से नियंत्रण या हमेशा शून्य होगा। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपात वो होता है वो 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है। ओम, ओम क्यू, मोह, मोह क्यू। तो ये चालकता पूछा जा रहा है, विद्युत चालकता का पूछा है। प्रतिरोध का तो ओम हो जाता है और इसी का उल्टा जब करते हैं ना तो ये म्यू हो जाता है। वैसे इसे एस से साइमन्स होता है तो एस से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइन जो होता है उसमें जो धारा होती है वो क्या होता है। ध्वनि ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो टेलीफोन का जो लाइन होता है उसमें विद्युत ऊर्जा होता है जो उसको फिर बदल देते हैं ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, यानी किसको प्राप्त है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय, ये सॉरी उच्चतम न्यायालय। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, संसद और राष्ट्रपति में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो 5वीं अनुसूची है उस अनुसूची में है कि इसका जो अधिकार होगा वो राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 244 के तहत ये आता है। अनुच्छेद 244 याद रखें, 244 जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो विधान परिषद का पूछा जा रहा है। कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/12 या कुल सदस्यों का 1/10। तो विधान परिषद जो होता है तो उसमें MLC जो होते हैं उनका जो चुनाव होता है उसका 1/12 सदस्य जो है वो स्नातक से हो जाएंगे, स्नातक से, ठीक। और इसका जो 1/3 है वो विधानसभा से चुना जाता है और 1/6 जो है ये राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल का ही पूछा जा रहा है तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है। विधायी शक्ति को, वित्तीय शक्ति को, प्रशासनिक शक्ति को, न्यायपालिका शक्ति को। तो याद होगा कि विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति ये दोनों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन ये न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति या गाडगिल समिति। तो यहाँ जो भी समितियाँ हैं वो सारे पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। और देख लेते हैं एक एक समिति को। तो सबसे पहले देखते हैं अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति जो है वो द्विस्तरीय, वो पंचायत को बोला गया था कि द्विस्तरीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कहा था। तो ML सिंघवी समिति जो थी उन्होंने कहा था कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं को। इसका गठन 1986 में हुआ था सिंघवी समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। न्यायिक सुधार, संघीय सुधार या चुनाव सुधार या केंद्र राज्य संबंध। तो सरकारीय आयोग जो बना था वो केंद्र राज्य सुधार के लिए बना था। ये 1983 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, 41 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है, इसको याद रखें, मौलिक कर्तव्य। और ये पूछा जा रहा है कि नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो इसमें कुछ सारे इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो देखते हैं एक कोई इसका आंसर हमें मिलेगा। एक एक करके सारे को देख लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो होता है ये
डीपीएसपी का पार्ट होता है या राजनीति निदेशक तत्व का, ये नहीं होता है। आंसर ये हो जाएगा। और ये बाकी ये सारे मौलिक कर्तव्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो जो भी संसदीय प्रणाली है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में जब सेशन स्टार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग के 1 घंटे होते हैं जो वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसको प्रश्न उत्तर काल या प्रश्न काल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो अवसर की समानता प्राप्त करता है, तो अवसर की समानता पूछा है। वैसे तो ये समता का अधिकार हो गया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 ये धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर यह विभेद का निषेध करता है। और अनुच्छेद 19 तो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया। और ये अनुच्छेद 16 ये हो जाएगा अवसर की समता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के विषय में क्या है? सही पूछा जा रहा है। यह एक अस्थायी सदन है, इसकी अवधि 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। यह एक अस्थायी सदस्य, सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अवधि 6 वर्ष सिर्फ जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य का अवधि होता है 6 वर्ष, न कि राज्यसभा का। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 1/3 सही है। विघटित नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्थायी सदस्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1, 3 और 4, 1, 3, 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1952, 1955, 1956 या 1949? तो 1955 में जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया। और अस्पृश्यता का जो विभेद है वो किस अनुच्छेद में है? याद रखेंगे, वो अनुच्छेद है 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है, यानी कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी है? लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या विभागीय अस्थायी समिति? इसके आंसर हो जाएंगे सी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतीय स्लोप को यानी हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन के किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती, समोच्च रेखीय जुताई? तो वैसे तो वन रोपण भी आता है, सोपान कृषि भी आता है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त जो होता है वो सर्वोच्च सम्मुख जुताई होता है। कि जो स्लोप होते हैं, स्लोप को काट करके सीढ़ीनुमा बना करके उस पर खेती की जाती है, तो वो समोच्च रेखीय जुताई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? गैलीलियो, केपलर, न्यूटन या कोपरनिकस? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी केपलर। तो ये केपलर ने कहा था। निकोलस कोपरस जो है वो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 सॉरी। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि? तो चंद्रमा का हम हमेशा जो सामने वाला एक पृष्ठ होता है उसी को हम देखते हैं। तो इसका जो है वो कारण पूछा गया क्या है? यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, यह उतना ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है? इसका आंसर हो जाएगा यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी घूमने में एक समान रहता है। ये एक समय लेता है, यानी 27 दिन 8 घंटे लेता है। याद रखेंगे, ये घूमने में 27 दिन और 8 घंटे लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है पूछा जा रहा है, नहीं गुजरती है। मैक्सिको, केन्या, ब्राज़ील, इंडोनेशिया? तो जब हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो जो स्टार्ट होता है भूमध्य रेखा, यानी इसको इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री, तो ये मैक्सिको ऊपर चला जाता है, तो ये मैक्सिको से नहीं होगा, यानी मैक्सिको से नहीं होगा। केन्या आता है, ब्राज़ील आता है, इंडोनेशिया आता है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ए मैक्सिको। चलिए थैंक यू दोस्त।